हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नसोपीडिया। मैं आपका होस्ट रजल कुशवाहा आज आपके लिए लेके आया हूँ काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस जो कि होने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, जो कि हमारे हेल्पफुल होंगे पोस्ट बेसिक के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में या फिर नर्सिंग ऑफिसर के रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम से। जो भी प्रीवाईक्यूज़ हैं मैंने PR यादव बुक से लिए हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इन सारे एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप किन किन एग्ज़ाम्स की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन हैं, एम्स नॉसेट के हैं, UPPSC स्टाफ नर्स, जिपमेयर, नवोदय स्टाफ नर्स, दिल्ली स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी होती है, ESIC के भी इसमें क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन सबसे बेसिक क्वेश्चन है हमारा, ये ESIC के अंदर आया था एक बार, ठीक है। द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ बॉडी इज, हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है बॉडी का, वो होता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कलर में चेंज कर लेता हूँ, हमारा होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारा गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट प्रोडक्ट्स का, ठीक है। फिर लिम्स हो गए हमारा, या ब्लड प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारा ब्लड, इन सब का ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द पर्पस ऑफ लिम्फ नोड इज टू ट्रैप, लिम्फ नोड का क्या पर्पस होता है। लिम्फ नोड आप अगर पढ़े हो तो आप जानते होंगे कि लिम्फ नोड एक हमारा क्या लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, जो कि इसका क्या काम होता है, इम्यूनिटी में ये काम करता है, इम्यून फंक्शन होता है इसका। ये क्या करता है, जो भी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, उनको क्या करता है, ट्रैप करके वहाँ पे माइक्रोफेजिस के थ्रू वहाँ पे उनको किल करने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये जो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, फॉरेन सब्सटेंस को ये ट्रैप करता है। तो फॉरेन सब्सटेंस को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन, ऑप्शन ए। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। ऑप्शंस में देता हूँ आपको, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, इम्यून डिफेंस एंड फ्लूइड बैलेंस, प्रोडक्शन ऑफ RBC। इस वीडियो को पॉज करिए, आंसर आप सोचिए, देन वीडियो को ऑन करिएगा, मैं आंसर आपको बताता हूँ। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, इम्यून डिफेंस। मैंने आपको अभी बताया कि जो होता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, उसका क्या काम होता है कि इम्यून डिफेंस में भी काम करता है, प्लस ये फ्लूइड बैलेंस करता है। लिम्फ जो होता है, लिम्फ हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोड्यूस होता है, उसको ये वापस से हमारा सर्कुलेशन के अंदर लेके आता है, तो ये फ्लूइड बैलेंस का भी काम करता है। दी एपिकल इम्पल्स एपेक्स बीट है ये, बीट ऑफ हार्ट इज नॉर्मली फेल्ट एट, मतलब कि हमारा जो हार्ट बीट होती है वो नॉर्मली हमें कहाँ पे सुनाई देती है, यानी एपेक्स ऑफ हार्ट की बात की जा रही है। अगर एनाटॉमी आपने पढ़ी है तो आप ये बहुत इजीली कर लोगे इस क्वेश्चन को। तो पॉज करिए, ऑप्शंस को देखिए। ऑप्शन ए है हमारा लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ऑप्शन बी है लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, राइट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, एंड देन डी राइट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस सॉरी, ठीक है। तो अगर एनाटॉमी आप अच्छे से पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि हमारा हार्ट किधर साइड होता है, राइट, हमारा लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है, तो राइट वाले तो ऑप्शन जाहिर से गलत है। अब यहाँ पे सेकेंड या फिर फिफ्थ एपेक्स की बात की जा रही है, तो एपेक्स क्या होता है, हमारा नीचे की तरफ होता है, और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द आउटर लेयर ऑफ हार्ट कॉल्ड। अब यहाँ पे लेयर ऑफ हार्ट से क्वेश्चन है, तो ये कई बार आ सकता है, आउटर यहाँ पे पूछा है, इनर पूछ सकता है,
आपका मिडल लेयर भी पूछ सकता है, तो मैं यहाँ पे जनरली सारे लेयर्स को बता देता हूँ एक बार। हमारा इनर लेयर क्या होती है? इनर होती है हमारी एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम इज द इनर लेयर। मिडिल लेयर होती है हमारी, ये होती है हमारी क्या, मायोकार्डियम, जो कि बनी होती है हमारी कार्डियक मसल से। फिर हमारी आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है हमारी पेरिकार्डियम। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। विच पोर्शन ऑफ हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड? हमारा कौन सा पोर्शन हार्ट का जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है? तो अगर आपने ये मैंने एक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाली भी वीडियोस डाल रखी हैं हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, उसका एक वन शॉट वीडियो है, मैं उसका लिंक जो है आई बटन में दे देता हूँ। आप अगर उसको देख लोगे फिर आप इस MCQs को अटेंड करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत ईजिली आप इन सबको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो विच पोर्शन ऑफ हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो इससे आप याद रखना, एक शॉर्ट निमोनिक है लो, ठीक है, LO लो। तो यहाँ से आप याद रखना कि लेफ्ट साइड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में, और रिसीव कर रहा है तो कहाँ पे आता है हमारा ब्लड, पहले ऑरिकल में आता है फिर वेंट्रिकल में जाता है, तो लेफ्ट ऑरिकल रिसीव करता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से? लंग्स से। पूरा मैंने फ्लो डायग्राम बना के रखा है, उस वीडियो को आप देख लो, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे होता है? ऑप्शंस को आप देखिए, एओर्टा नहीं, एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड होता है तो ये गलत है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है हमारा, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है हमारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। सबक्लेवियन आर्टरी ये क्या होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, और ये पल्मोनरी वेन भी। एक एक्सेप्शन है ना कि सारी वेन्स क्या होती हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होती हैं, बट हमारी जो पल्मोनरी वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये सब क्या है, ऑक्सीजनेटेड है। तब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। A patient with tricuspid valve disorder will have impaired blood flow between। अब यहाँ पे क्वेश्चन, ये तो आपको डिसऑर्डर वगैरह दे दिया, आपको लगेगा कि मेडिकल सर्जिकल से क्वेश्चन है, बट ये मेडिकल सर्जिकल का क्वेश्चन नहीं हो कि ये एनाटॉमी का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है कि अ पेशेंट विथ ट्राइकस्पिड वॉल्व डिसऑर्डर, अगर ट्राइकस्पिड वॉल्व का डिसऑर्डर होता है तो कहाँ पे जो है इम्पेयरमेंट होगा, कहाँ पे ब्लड का फ्लो रिस्ट्रिक्ट होगा या कहाँ पे डिफिकल्टी होगी ब्लड फ्लो में। तो ये कहाँ से क्वेश्चन है, आपका एनाटॉमी से है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा, देखिए, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, वेना केवा, एट्रियम। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए एक निमोनिक होता है ट्राई बिफोर बाय, यानी कि यहाँ पे ट्राई से होता है हमारा ट्राई का स्पीड, और बाई से होता है हमारा बाई का स्पीड। ठीक है, बाई से होता है बाई का स्पीड। तो ये क्या होता है, हम जब भी डायग्राम बनाते हैं तो क्या होता है हमारा अपोजिट डायरेक्शन होता है, हमारा ये राइट उसका लेफ्ट हो जाता है। तो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। ठीक है, तो यानी कि हमारा ट्राई का स्पीड वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट साइड में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ और कहाँ, किसके बीच में प्रेजेंट होता है, हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। तो कहाँ पे इम्पेयरमेंट होगा, हमारे राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के अंदर इम्पेयरमेंट होगा। The valve prevent the backflow of blood into right ventricle when the ventricular valve muscle relaxes। तो यहाँ पे आपको बताना है वाल नहीं है,
वाल्व होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। वाल्व प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में बैकफ्लो को कौन सा वाल्व प्रिवेंट करता है? तो कौन सा वाल्व प्रिवेंट करता है यहाँ पे हमारा? तो राइट वेंट्रिकल, अगर आप डायग्राम देखो तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये है हमारा लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे बात क्या कर रहा है, राइट साइड की बात कर रहा है। तो इधर हम देखते हैं, तो राइट साइड मैंने बताया यहाँ पे क्या होगा, आपका ट्राइकस्पिड वाल्व होगा। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व होगा, और इससे क्या होता है, हमारा राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जा रहा होता है, हमारे लंग्स के अंदर जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है। तो वहां पे हमारा कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है? पल्मोनरी वाल्व। यहाँ पे हमारा है पल्मोनरी वाल्व। तो पल्मोनरी वाल्व के थ्रू क्या होता है, प्रिवेंट होता है हमारा बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड हार्ट साउंड इज ड्यू टू। हमारा जो सेकेंड हार्ट साउंड होता है वो किसके वाल्व के, वो वैसे भी आपको पता होगा कि हार्ट का जो साउंड आता है वो हमारा वाल्व्स के बंद होने की वजह से आता है। तो पहला तो होता है लब और दूसरा होता है डब। तो लब कब आता है और डब कब आता है? तो लब हमारा जब हमारे एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व हमारे जब क्लोज होते हैं, यानी कि हमारा ट्राइकस्पिड वाल और बाइकस्पिड वाल। सेकेंड हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब हमारे सेमी ल्यूनर वॉल्व्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, यानी पल्मोनरी वाल्व एंड एओर्टिक वाल्व। तो देख लो यहाँ पे पल्मोनरी और एओर्टिक में से कौन सा ऑप्शन गिवन है, यहाँ पे ऑप्शन है बस एओर्टिक वाल्व। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। Which of the following represents the correct pathway for the conduction of an action potential through the heart? हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम होता है उसका फ्लो डायग्राम पूछा हुआ है कि इम्पल्स कहाँ से जनरेट होता है और कहाँ तक जाता है। तो हमको उसका फ्लो डायग्राम पूरा याद होना चाहिए। तो इम्पल्स कहाँ से जनरेट होता है, हमारा एसए नोड से जनरेट होता है, जिसको हम पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। एसए नोड से कहाँ जाता है इम्पल्स, हमारे एवी नोड के अंदर जाता है। एवी नोड से हमारा जाता है बंडल ऑफ हिज, देन बंडल ब्रांचेस के अंदर जाता है लेफ्ट एंड राइट, देन उसके बाद हमारा जाता है पुरकिंजे फाइबर के अंदर। तो ऑप्शन हम देखते हैं कि ऐसे नोट सबसे पहले होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा ए और बी में तो ए वी नोट कर दिया है, तो ये ऑप्शन गलत है। अब सी और डी में ऐसे नोड है, फिर उसके बाद क्या है, सी में क्या है, बंडल ऑफ हिज कर दिया। बंडल ऑफ हिज नहीं, जाता है हमारा कहाँ पे, ए वी नोड में, फिर बंडल ऑफ हिज में जाता है। बंडल ऑफ हिज यहाँ पे नहीं, दो बार बंडल ऑफ हिज टाइप हो गया, बंडल ब्रांचेस देन प्रोकिंजे फाइबर के अंदर ये जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। यहाँ पे डबल राइटिंग हो गई है इसकी, इग्नोर करिएगा। रिगार्डिंग कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे सही से आपको पढ़ना होगा, कभी कभी रॉन्ग पूछ लेता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग सही को टिक करके चले आते हैं पहला ही ऑप्शन देके कि हाँ ये सही है, पूरा पढ़ते भी नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, रॉन्ग कौन कौन सा है, ठीक है, रॉन्ग बताना है, यानी कि 3 करेक्ट होगा, 1 रॉन्ग होगा। तो अब उसको पढ़ते हैं हम। ऐसे नोड इज द मास ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स इन द वॉल्व ऑफ राइट एट्रियम। हाँ, राइट एट्रियम में ऐसे नोड प्रेजेंट होता है, तो ये सही है ऑप्शन। AV node is the mass of neuromuscular tissue situated in the walls of atrial septum। ये भी ऑप्शन सही है, एट्रियल सेप्टम के अंदर AV node प्रेजेंट होता है। AV node is the pacemaker of heart, नहीं, AV node हमारा पेसमेकर ऑफ हार्ट नहीं होता है, SA नोड हमारा पेसमेकर ऑफ हार्ट होता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। डी भी हम देख लेते हैं। बंडल ऑफ हिज इज अ मास ऑफ स्पेशलाइज्ड फाइबर्स दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम AV node। बंडल ऑफ हिज कहाँ से ओरिजिनेट होता है, AV नोड से। हाँ, ये बात सही है। ऑप्शन हमारा क्या है, गलत कौन सा है, सी वाला। अब यहाँ पे टाइम पीरियड पूछा है कि 1 कार्डियक साइकिल का क्या टाइम पीरियड होता है, व्हाट इज द टोटल पीरियड ऑफ 1 कार्डियक साइकिल, कितने टाइम का होता है एक कार्डियक साइकिल। तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो कि हमारा जो एवरेज हार्ट रेट होता है,
एवरेज हार्ट रेट हमारा होता है 72, ठीक। और 1 कार्डियक साइकिल कितने देर में कंप्लीट होता है? 1 मिनट में, 1 मिनट। इसको कन्वर्ट किया सेकेंड्स में तो क्या हो गया? 60 सेकेंड्स। तो आप डिवाइड कर लो 60 को 72 से, तो आपको पता चल जाएगा कि एक हार्ट बीट कितने सेकंड में होती है, और वही इसका आंसर होगा। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका लगभग निकल के आएगा, चलो मैं कैलकुलेट ही कर देता हूँ, तो हो जाएगा 12 देन 5/6। 5/6 को अगर हम कन्वर्ट करें तो ये कितना हो सकता है? मान लो पॉइंट लगाया हमने, 50 से कम कितना होता है हमारा? हमारा आएगा 48 आएगा हमारा कितने टाइम्स में? 8 टाइम्स में। तो लगभग इतना आएगा, 0.8 आएगा हमारा आंसर। द पी वेव ऑफ ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द करेस्पॉन्ड्स और रिप्रेजेंट्स, हमारा जो पी वेव होता है ईसीजी के अंदर वो किसको जो है रिप्रेजेंट करता है? तो आपको इसके लिए ईसीजी पढ़नी पड़ेगी। तो ईसीजी अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह की होती है, पहले एक पी वेव आती है, देन यहाँ पे हमारा बनता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ऐसे करके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है, देन एसटी वेव होती है हमारी, ऐसे करके ईसीजी फॉर्म होती है। तो यहाँ पे जो पहली है हमारा पी कब बनता है? जब हमारा एट्रियम जो होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है, और यहाँ पे ईसीजी के अंदर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन को हमारा डीपोलराइजेशन टर्म दिया जाता है, और रिलैक्सेशन को रीपोलराइजेशन टर्म दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा? एट्रियल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन यानी कि एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट करती है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, ब्लड प्रेशर को हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? ऑप्शन ए नैनोमीटर, बी स्फिग्मोमैनोमीटर, सी बैरोमीटर, डी कैलोरीमीटर। तो सबको पता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्फिग्मोमैनोमीटर, पर कुछ लोग को नहीं पता होता और एग्जाम्स में ऐसा आता भी है क्वेश्चन। सीरीज ऑफ साउंड हर्ड ड्यूरिंग मेजरिंग बीपी इज, कौन सा साउंड सुनाई देता है बीपी के मेजरमेंट पे? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लबडब आता है, लबडब बोलते हैं, और लबडब यहाँ देखो ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आप बताओ कौन सा साउंड जो है सुनाई देता है बीपी के मेजरमेंट में? पॉज कर दो वीडियो को। तो हमारा कौन सा साउंड सुनाई देता है? कोरोट कॉफ साउंड सुनाई देता है, ऑप्शन सी। 17th क्वेश्चन है हमारा, इफ अ पेशेंट्स ब्लड प्रेशर इज 50/96 mn ऑफ Hg इज पल्स प्रेशर कितना होगा अगर किसी पेशेंट का हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इतना दिया हुआ है? तो पल्स प्रेशर क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पल्स प्रेशर क्या होता है। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि अगर हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को माइनस कर देंगे तो हमारा पल्स प्रेशर आएगा, जो कि अगर हम 120/80 बीपी लेके चलते हैं तो नॉर्मल हमारा पल्स प्रेशर आता है हमारा 40 mmHg। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा पल्स प्रेशर? 150 माइनस 96। तो 150 में से अगर 96 हम माइनस करते हैं तो 4 एंड देन 14 बचेगा, हमारा ऑप्शन आएगा 50, हमारा आंसर आएगा 54। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सब छोटे छोटे टर्म्स होते हैं पर कभी कभी एग्जाम्स में नहीं पता होता है, जिसकी वजह से एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं। The amount of blood is aided by each ventricular contraction is called, हर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो अमाउंट ऑफ ब्लड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो अमाउंट ऑफ ब्लड है उसे हम बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। यहाँ पे देखो ये ऑप्शन भी अगर आप एलिमिनेट करने पे जाओगे तो भी आसान होगा। टाइडल वॉल्यूम तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आता है ना, एक्सपिरेटरी रिजर्व भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आता है, और हमारा कार्डिक आउटपुट क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, जब हम करते हैं तब आता है। अभी स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल कितना होता है? 70 ml होता है। The blood pressure is controlled by which of the following part of autonomic nerves?
हमारा जो है ब्लड प्रेशर कौन से नर्व्स जो है कंट्रोल करते हैं, वहाँ पे कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, तो हमारे जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को, बैरो रिसेप्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स हैज टू मेजर ब्रांचेस, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एंड एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। जो हमारी कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जिनके अंदर ये दो आर्टरी की ब्रांचेस बनती हैं। तो आपको ये नहीं पता, आप अगर मेरा वीडियो वाला वन शॉट वाला देख ले तो उसमें आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। उसके अंदर मैंने सब कुछ बता रखा है। ये दोनों आर्टरी हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, हमारे कोरोनरी सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। कोरोनरी सर्कुलेशन यानी कि जैसे हमारा हार्ट को भी ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, तो हार्ट को सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होती है उसे हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। उसी का सर्कुलेशन होता है, उसी के ये दोनों पार्ट हैं। तो उसका भी कौन सा पार्ट है, तो उसका हमारा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का ये पार्ट होते हैं। द लॉन्गेस्ट, सॉरी वेन लिखा है, वेन होगा। द लॉन्गेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट वेन कौन सी होती है, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट वेन होती है हमारी लॉन्ग सेफिनस। सेफिनस ये कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे लेग्स के अंदर प्रेजेंट होती है। डायफ्राम इज सप्लाइड बाय विच आर्टरी, यहाँ पे पूछा है डायफ्राम को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है। आप अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े होते तो उसमें आपको क्लियरली दिया हुआ होता, ठीक है। तो हमारे डायफ्राम को सप्लाई करती है हमारी फ्रेनिक नर्व, ऑप्शन बी। Modifiable risk factor in case of hypertension includes all except, modifiable risk factor यानी कि जैसे कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं हमारे हाइपरटेंशन के अंदर, तो उनमें से कौन सा हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि वो हाइपरटेंशन ना कॉज करे। तो अब उसमें क्या है, पूछा है कि कौन सा नहीं है मॉडिफाइएबल, एक्सेप्ट पूछा है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, एज, ओबेसिटी, सॉल्ट इनटेक, अल्कोहल इनटेक। तो हम अल्कोहल इनटेक को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्ट इनटेक को रिड्यूस कर सकते हैं, ओबेसिटी को हम एक्सरसाइज और वर्क के थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं, डाइट के थ्रू। पर एज ऐसा एक फैक्टर है कि जिसे हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। एज तो क्या है अपना बाय बर्थ, जब बर्थ हो गई तो फिर एज तो बढ़ती ही जानी है। तो एज को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा 24th क्वेश्चन। अ पेशेंट प्रेजेंट्स टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ बीपी 180 बाय 130 mmHg, हेडेक, कंफ्यूजन। ये क्या है, हमारे सिम्टम्स प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। हेडेक हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, बीपी क्या है 180 बाय 130 है, विथ एडिशनल हैंडलिंग इज कंसल्टेंट विथ डायग्नोसिस ऑफ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर क्या होता है कि आपको और कौन सी चीज़ पे ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया तो नहीं होता, हाइपरटेंशन है तो वहाँ पे हार्ट रेट भी बढ़ा हुआ ही होता है। जॉन्डिस का हाइपरटेंशन से कोई रिलेशन नहीं है। यूरिनरी रिटेंशन होता है, ठीक है, मान लो यूरिनरी रिटेंशन की वजह से हो जाता है कई बार, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस की कंडीशन है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस की कंडीशन में हम इस पे नहीं फोकस करेंगे, इसको तो हम एक डायूरेटिक्स मेडिकेशन देंगे, फॉलिस कैटेटर डालेंगे, तुरंत ये पास हो जाए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है हमारा, रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है कि रेटिना अगर एक बार डैमेज हो गया तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, रेटिनोपैथी हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर में। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन। द नर्स इज डेवलपिंग एन एजुकेशनल प्लान फॉर अ क्लाइंट with hypertension. Which of the following long-term goal would it be most appropriate for nurse to emphasize to the client? यानी कि एक नर्स क्या है, वो डेवलप कर रही है एक एजुकेशनल प्लान, यानी कि हम पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले हैं जिसको हुआ है हाइपरटेंशन। तो उसमें हमें कौन सा जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट चीज़ है जिस पे हमें फोकस करना है। तो ऑप्शंस को देखेंगे तभी समझ पाएंगे। ऑप्शंस क्या है, डेवलप अ प्लान टू लिमिट स्ट्रेस, स्ट्रेस को कम करने, ठीक है, हाइपरटेंशन स्ट्रेस की वजह से होता है।
पार्टिसिपेट इन वेट रिडक्शन प्रोग्राम, हमें पार्टिसिपेट करना है वेट रिडक्शन प्रोग्राम में, ठीक है। हाइपरटेंशन के पेशेंट को ओबिसिटी भी होने की वजह से हो जाता है, तो वेट रिडक्शन में भी हम उसको करेंगे। एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन एज सून एज द क्लाइंट रिक्वेस्ट से इट चेंज पेन मेडिकेशन पीरियडिकली टू अवॉइड ड्रग टॉलरेंस। तो ये दोनों पेन मेडिकेशन का तो यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं है। पेन मेडिकेशन से क्या मतलब है, अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो वहाँ पे हम एंटी डायूरेटिक्स देंगे, एसी इनहिबिटर देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे, ये सब ड्रग्स देंगे। पेन मेडिकेशंस का वहाँ पे कोई रोल ही नहीं, तो ये दोनों जो है नहीं होंगे। फिर अब हमारा क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, लिमिट करेंगे हम स्ट्रेस को, ठीक है। तो ये हमारा रहा लास्ट क्वेश्चन, देन ये हमारा खत्म होता है यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब सब्सक्राइब करिए आप इस चैनल को और भी नई नई वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।